में, रिकॉर्डिंग आपको भेजनी है। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। और जो हमारी क्लास चल रही थी उसमें हमने एक्सरसाइज 9.2 के 3 क्वेश्चन पिछली क्लास में कर लिए थे। जो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको आज हम निपटाएंगे, करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कॉन्सेप्ट, उसको एक बार मैं दोहरा देता हूं आपके सामने, है ना, रिवाइज कर लेते हैं उसको, क्योंकि उसी पर है, जो है वही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में वही चीज यूज होगी। और कॉन्सेप्ट ये था कि जब किसी समांतर चतुर्भुज के अंदर, आपको एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा होगा इसमें, चतुर्भुज का, एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ, ये आपको एक समांतर चतुर्भुज इसमें दिख रहा होगा जिसका नाम है ए बी सी डी। एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, उसके अंदर क्या बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है ई डी सी। एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, उसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है ई डी सी। जब भी ऐसा हो, है ना, कैसा हो कि एक समांतर चतुर्भुज हो, उसके अंदर त्रिभुज बना हो, और वो इस प्रकार बना हो कि दोनों के आधार, आप देखो ध्यान से, समांतर चतुर्भुज का भी आधार डीसी है और त्रिभुज का भी आधार डीसी है। सभी लोग जल्दी से देखिए, हेलो हेलो एवरीवन, वेरी गुड। आप अगर ध्यान से देखोगे, पूरे समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का और त्रिभुज का आधार क्या है, डीसी है, यानी आधार समान है। और दोनों जो त्रिभुज है और जो समांतर चतुर्भुज है, दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, क्योंकि इनके जो शीर्ष हैं वो एक ही रेखा में आ रहे हैं। याद होगा आपको, जब हमने एक्सरसाइज 9.1 पढ़ी थी उसमें ऐसा कुछ पढ़ा था, है ना। तो जब भी किसी आकृति के जब भी किसी समांतर चतुर्भुज के अंदर कोई त्रिभुज हो, उनके आधार बराबर हो, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो आधा होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। ठीक है, यानी ईडीसी का जो क्षेत्रफल है, ए आर मतलब एरिया, क्षेत्रफल, ईडीसी बराबर 1/2 गुणा एरिया यानी क्षेत्रफल ए बी सी डी। ये पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था, आपको याद आई ये चीज, सबको क्लियर है ये चीज, जल्दी बता दो। ठीक है, तो इसी पर डिपेंड है हमारे क्वेश्चन नंबर कौन कौन से, 4, 5 एंड 6। तो शुरू करें क्वेश्चंस को करना। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि आकृति 9.16 में, ये रही आकृति 9.16, पी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, उसके अंदर क्या है, कोई बिंदु पी है। ठीक है, दर्शाइए कि क्षेत्रफल एपीबी, यानी एपीबी ये वाला ऊपर वाला, प्लस क्षेत्रफल पीसीडी यानी नीचे वाला पीसीडी, बराबर होगा 1/2 क्षेत्रफल एबीसीडी, यानी पूरे चतुर्भुज के या पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा क्या, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। ये हमें सिद्ध करना है पहले पार्ट में, तो करते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं, इस आकृति को यहां पर बना रहा हूं। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसके अंदर कोई बिंदु है पी, मानो यहां पर है वो बिंदु, और एक रेखा ऐसे खींची हुई है। ठीक है, एक रेखा ऐसे खींची हुई है, एक ऐसे और एक ऐसे, कुछ इस तरीके से ये आपके सामने आकृति दी हुई है। इसका नाम क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये जो बिंदु है ये क्या है, बिंदु पी। पहली चीज आपको इसमें सिद्ध करनी है कि क्षेत्रफल ए पी, देख लेते हैं एक बार नाम क्या लिखा हुआ है, वही नाम लिखेंगे, एपीबी और पीसीडी। क्षेत्रफल एपीबी प्लस क्षेत्रफल पीसीडी बराबर 1/2 गुणा क्षेत्रफल ए बी सी डी। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यानी एपीबी कौन सा त्रिभुज है, ऊपर वाला ये वाला,
पीसीडी कौन सा त्रिभुज है? नीचे वाला, ये वाला, यानी ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उनका जो जोड़ है वो किसके बराबर है? पूरा क्षेत्रफल एबीसीडी और उसका आधा। ये हमें सिद्ध करना है। तो शुरू करें, करें शुरू। देखो, मुझे सबसे पहले ये देखो कि मुझे कौन कौन से त्रिभुज चाहिए। एक तो एपीबी चाहिए और एक पीसीडी चाहिए। कौन कौन से चाहिए? एपीबी और पीसीडी। मुझे ये दोनों त्रिभुज चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों त्रिभुज के बीच में एक रचना कर दूं इस तरीके से, क्या कर दूं? एक कंस्ट्रक्शन, एक रचना। वो कैसे करूं? कि एक रेखा खींच दूं जो बिंदु पी से होकर जा रही है और वो ए बी और डी सी के समांतर है। एक रेखा खींची जो बिंदु पी से होकर जा रही है, उस रेखा का नाम है एम एन। ठीक है, मैंने एक रचना की। क्या की मैंने? एक रचना। क्या की मैंने? रचना के एम एन, एक रेखा खींची जो बिंदु पी से होकर जा रही है, जो बिंदु पी से होकर जा रही है तथा ए बी और डीसी के समांतर है। ठीक है, ये मैंने क्या की? रचना की, एक कंस्ट्रक्शन की। यहां तक क्लियर है? बताओ जल्दी से। ओके, मैंने क्या खींची? एक रेखा खींच दी, एक कंस्ट्रक्शन कर दी। वो मैंने खींची क्यों है? ये मैंने खींची क्यों है? ये मैंने इसलिए खींची है क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, इसके दो हिस्से करूंगा। इस पूरे फिगर के दो हिस्से करूंगा। दो हिस्से कैसे करूंगा? पहले आप देखो कौन सा हिस्सा? ए बी एन एम, चतुर्भुज ए बी एन एम। देखो बस, चतुर्भुज ए बी एन एम में। ठीक है, कौन सा देखना है आपको? ए बी एन एम, ऊपर वाला, ये वाला ए बी एन एम। इस चतुर्भुज को आप ध्यान से देखो। इस चतुर्भुज के अंदर एक त्रिभुज है। क्या आप लोगों को वो त्रिभुज दिख रहा है जिसका नाम है एपीबी? एपीबी एक चतुर्भुज है। ए बी एन एम एक समांतर चतुर्भुज है। उसके अंदर एक त्रिभुज है जो कि है एपीबी, या हम कह सकते हैं एपीबी पी ए बी, कुछ भी कह लो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि क्षेत्रफल एपीबी बराबर 1/2 गुणा क्षेत्रफल ए बी एन एम? क्या मैं लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं? जल्दी बताइए। क्या मैं ये लिख सकता हूं? अगर नहीं लिख सकता तो एन टाइप कर दो, लिख सकता हूं तो वाई टाइप कर दो, और अगर समझ में नहीं आया तो आर टाइप कर दो। है ना? क्यों? क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज के अंदर, जब एक समांतर चतुर्भुज के अंदर कोई त्रिभुज बने, जैसे यहां पर बना हुआ है, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है आधा हो जाता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। तो वही काम यहां पर हुआ। ये समांतर चतुर्भुज था ए बी एन एम, उसके अंदर एक त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा हो गया ए बी एन एम के। पहली बात, इसको मैंने बोल दिया समीकरण 1। ये बात सबको समझ में आ गई है? ये बात सभी को समझ में आ गई है? तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, इसको मैं रब कर दूं? इसकी तो कोई जरूरत नहीं है ना, ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा था, है ना? इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, अब आप देखो नीचे वाले चतुर्भुज में, चतुर्भुज एम एन सी डी में। किसमें? एम एन सी डी, यानी एम एन सी डी, ये वाला। इसमें मैं क्या लिख सकता हूं कि क्षेत्रफल पी डी सी, या पी सी डी लिख लो क्योंकि पी सी डी लिखा हुआ है ना उसमें। पी सी डी बराबर 1/2 गुणा क्षेत्रफल एम एन सी डी। क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा? जल्दी बताइए। है ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा। ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। कौन से का? एम एन सी डी का। तो वही मैंने लिख दिया। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण 2। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक कोई डाउट है तो बता दीजिए। ओके पुष्पा, यहां तक कोई डाउट किसी को? अगर सबको समझ में आएगा तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? अब देखो,
अपने क्वेश्चन पर जाओ, आपने अपनी बुक ली हुई है क्या? बुक आपके पास है ना? देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्षेत्रफल एपीबी प्लस क्षेत्रफल पीसीडी, मतलब एपीबी और पीसीडी के क्षेत्रफल को क्या करना है, जोड़ना है। एपीबी और पीसीडी के क्षेत्रफल को क्या करना है, हमें जोड़ना है, तभी तो ये प्रूफ होगा, पहला पार्ट है ना। तो हमारे पास एपीबी का भी क्षेत्रफल है और पीसीडी का भी क्षेत्रफल है, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। तो जोड़ते कैसे हैं, आपको मैंने बताया था समीकरण कैसे जोड़ते हैं, याद है सभी को? एक बार और बता देता हूं। अगर मान लो x बराबर 5 है और y बराबर 2 है, तो कैसे जोड़ते हैं? बाएं पक्ष में जुड़ता है, यानी x प्लस वाई बराबर दायां पक्ष में जुड़ता है 5 प्लस 2। तो x प्लस वाई बराबर कितना आया, 7। ऐसे ही जोड़ते थे, पिछली क्लास में बताया था आपको, याद करो। आया याद सभी को? बताओ, ऐसे ही जोड़ते थे ना समीकरण को? कोई डाउट इसमें? अगर समीकरण को जोड़ने में कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अब मैं जोड़ने वाला हूं समीकरण को। ठीक है, तो मैं अब इनको जोड़ रहा हूं। कैसे जोड़ूंगा, बाएं पक्ष में जुड़ेगा, यानी क्षेत्रफल एपीबी प्लस क्षेत्रफल पीसीडी बराबर, दाएं पक्ष में जुड़ेगा 1/2 गुना ए आर ए बी एन एम प्लस 1/2 गुना ए आर एम एन सी डी। क्या किया मैंने, बाएं पक्ष में जोड़ा, एपीबी को पीसीडी में जोड़ा, और दाएं पक्ष में जोड़ा, है ना, एबीएनएम को एमएनसीडी में जोड़ा। यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो यहां से क्या बचा, क्षेत्रफल एपीबी प्लस क्षेत्रफल पीसीडी बराबर 1/2। देखो इसमें भी आ रहा है 1/2, इसमें भी आ रहा है, तो 1/2 आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा, क्षेत्रफल ए बी एन एम प्लस क्षेत्रफल एम एन सी डी। ये बात क्लियर? कॉमन लेना आता है ना सभी को। 1/2 इसमें भी आ रहा है, 1/2 इसमें भी आ रहा है, तो वो कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा ब्रैकेट के, क्षेत्रफल ए बी एन एम प्लस क्षेत्रफल एम एन सी डी। ठीक है, तो यहां से अब क्या बचेगा, क्षेत्रफल ए पी बी प्लस क्षेत्रफल पीसीडी बराबर 1/2 गुणा, अब देखो ध्यान से, ए बी एन एम प्लस एम एन सी डी, ए बी एन एम, ए बी एन एम प्लस एम एन सी डी। ठीक है, ए बी एन एम यानी ऊपर वाला चतुर्भुज प्लस एम एन सी डी यानी नीचे वाला चतुर्भुज। ए बी एन एम ऊपर वाला चतुर्भुज प्लस एम एन सी डी नीचे वाला चतुर्भुज। तो इनका जब मैं क्षेत्रफल जोड़ दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, जल्दी बताओ सभी लोग, बताइए चैट बॉक्स में। ए बी एन एम का क्षेत्रफल यानी ये वाला क्षेत्रफल प्लस एम एन सी डी का क्षेत्रफल यानी ये वाला क्षेत्रफल, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, चैट बॉक्स में लिखें क्या आएगा। ओके, शिवानी ने बोला एबीसीडी, मधु ने बोला एबीसीडी, वेरी गुड। ठीक है, तो ऊपर वाला चतुर्भुज और नीचे वाले चतुर्भुज को जब मैं जोड़ दूंगा तो क्या आया, ए बी सी डी। तो यहां पर क्या आया, क्षेत्रफल ए बी सी डी। ठीक है, और यही है ना हमारा पहला पार्ट, यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, पहला पार्ट सबको समझ में आया? पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया है कि क्षेत्रफल एपीबी प्लस क्षेत्रफल पीसीडी बराबर 1/2 गुणा क्षेत्रफल एबीसीडी। ओके, चलिए, तो ये तो बात हुई हमारे पहले पार्ट की। अब बात करते हैं दूसरे की। तो ये है हमारा पहला, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये हमारा है पहला पार्ट। अब बात करते हैं दूसरे की। चलो इसके नीचे कर लेते हैं दूसरा यहां से। अच्छा, दूसरे में क्या सिद्ध करना है, दूसरे में क्या सिद्ध करना है भाई, क्षेत्रफल, कोई बताएगा मुझे दूसरे वाले में क्या सिद्ध करना है? बताओ। बुक बुक नहीं खोली हुई क्या? मैंने भी नहीं खोली हुई, मैं भी खोल लेता हूँ। हाँ, क्षेत्रफल एपीडी
प्लस क्षेत्रफल पीबीसी बराबर क्षेत्रफल एपीबी प्लस क्षेत्रफल पीसीडी। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में हमें ये सिद्ध करना है। तो देखो, पहले मैं दोबारा से क्या बना रहा हूं, वो जो इसका क्या कहते हैं आकृति है वो बना रहा हूं, डायग्राम। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसके अंदर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। जिन्होंने बुक ओपन की हुई है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सीधा सीधा समझ रहे होंगे। जिन्होंने बुक ओपन नहीं की हुई है उनके लिए मैं बता दूं, ये हमें फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं क्वेश्चन में से देख कर ही बना रहा हूं। तो ये मत कह देना कि सर ये कहां से आ गया, है ना, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये है पी बिंदु। तो देखो अब हमें क्या सिद्ध करना है। एपीडी कहां पर है, ये रहा, एपीडी ये रहा, और पीबीसी कहां पर है, ये रहा। यानी इन दोनों त्रिभुज का मुझे क्या चाहिए, इनके क्षेत्रफल का योग। तो ठीक है, पहले मुझे इनका क्षेत्रफल तो निकालना ही पड़ेगा, तभी तो योग करूंगा, है ना। पहले इनके क्षेत्रफल निकालूंगा तभी तो इनका योग करूंगा। मुझे क्या चाहिए, एपीडी का क्षेत्रफल प्लस पीबीसी का क्षेत्रफल। तो एपीडी ये रहा, पीबीसी ये रहा। इनका क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, फिर से मुझे एक रचना करनी पड़ेगी। रचना अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक लाइन ऐसे खींचूंगा, इस तरीके से मैं ड्रॉ करूंगा एक नई लाइन जो कि बिंदु पी से होकर जा रही है। ठीक है, इसका भी नाम मैं चलो आर एस दे देते हैं या पी क्यू दे देते हैं, चलो पी क्यू। एक लाइन है पी क्यू, क्या है, एक लाइन है पी क्यू जो बिंदु, अच्छा पी तो है हमारे पास, आर दे देते हैं नाम से। ठीक है, एक लाइन है आर क्यू जो बिंदु पी से होकर जा रही है, और वो ए बी और बी सी के समांतर है। अब आप अंतर देख रहे हो, ऊपर वाले में हमने रचना ऐसे की थी, इस तरीके से लाइन खींच दी, क्यों, क्योंकि हमें ये वाला और ये वाला त्रिभुज चाहिए था, इनके क्षेत्रफल चाहिए थे। इस बार मुझे किसके चाहिए, इसके और इसके, तो मैंने लाइन ऐसे खींची है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज ए आर क्यू डी में ऐसे ही करना जैसे पहले वाला किया। ए आर क्यू डी में देखो ध्यान से, ये रहा ए आर क्यू डी, ये एक चतुर्भुज है, इसके अंदर क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, इसके अंदर एक त्रिभुज बन रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि क्षेत्रफल ए ए पी डी बराबर 1/2 गुणा क्षेत्रफल ए आर क्यू डी। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। ये त्रिभुज है, ये पूरा समांतर चतुर्भुज है, तो क्षेत्रफल आधा होगा। ठीक इसी प्रकार चतुर्भुज आर बी सी क्यू में, आर बी सी क्यू में ये एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें इस वाले में देखो, इस वाले में ये एक चतुर्भुज है, इसके अंदर क्या है, समांतर चतुर्भुज के अंदर एक ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा। तो मैं लिखूंगा क्षेत्रफल पीबीसी बराबर 1/2 गुणा क्षेत्रफल, भाई माइक बंद कर लो, सभी लोग माइक बंद रखें, आर बी सी क्यू। ये बात आपको समझ में आई, लिख सकता हूं ऐसा, जल्दी बताइए क्या मैं लिख सकता हूं इसको। मैंने समीकरण, अच्छा दो, एक और दो तो ऊपर हो गए, इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं। बताइए, ये दोनों लाइन जो मैंने समीकरण 3 और 4 सबको समझ में आई। मैंने लिखी क्यों है, क्योंकि मुझे क्षेत्रफल एपीडी प्लस क्षेत्रफल पीबीसी चाहिए था। तो ये रहा क्षेत्रफल एपीडी, ये रहा क्षेत्रफल पीबीसी, दोनों निकल गए अब मेरे पास। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है ना। क्वेश्चन में ही सब कुछ है, क्वेश्चन में बोला गया अब इनको जोड़ दो, तो ठीक है अब इनको जोड़ देंगे। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो 3 और 4 को अब मैं जोड़ूंगा, तो यहां पर बाएं पक्ष में जुड़ेगा, यानी क्षेत्रफल एपीडी प्लस क्षेत्रफल पीबीसी बराबर 1/2 गुणा क्षेत्रफल ए आर क्यू डी प्लस 1/2 गुणा क्षेत्रफल आर बी सी क्यू। ठीक है, ये वाला इसमें जोड़ा, बाएं पक्ष में,
दायां पक्ष में। बताइए कोई डाउट? आसान है सब कुछ। पहले वाला सॉरी, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ा है, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ा है, पहले क्षेत्रफल निकाला फिर उनको जोड़ा है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहां से क्या मिला हमें? क्षेत्रफल एपीडी प्लस क्षेत्रफल पीबीसी बराबर 1/2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 1/2 यहां पर भी है, 1/2 यहां पर भी है। अंदर क्या बचा? क्षेत्रफल ए आर क्यू डी प्लस क्षेत्रफल आर बी सी क्यू। बताओ, ये वाली लाइन सबको समझ में आ गई है? 1/2 यहां पर भी था, 1/2 यहां पर भी था, वो कॉमन आ गया और अंदर जो बचा वो मैंने लिख दिया। अब यहां से क्या आएगा? क्षेत्रफल एपीडी प्लस क्षेत्रफल पीबीसी बराबर 1/2। ये देखो, ए आर क्यू डी प्लस आर बी सी क्यू, ए आर क्यू डी, ए आर क्यू डी प्लस आर बी सी क्यू। जल्दी बताइए क्या होगा? ए आर क्यू डी का क्षेत्रफल यानी ये वाला क्षेत्रफल प्लस आर बी सी क्यू का क्षेत्रफल यानी ये वाला क्षेत्रफल क्या होगा? किसके बराबर होगा? ये वाला क्षेत्रफल प्लस ये वाला क्षेत्रफल। ए आर क्यू डी प्लस आर बी सी क्यू, ए आर क्यू डी यानी ये वाला क्षेत्रफल प्लस आर बी सी क्यू यानी ये वाला क्षेत्रफल। इनको जब मैं जोड़ दूंगा तो क्या आएगा? बताओ भाई। पूरा आ जाएगा एबीसीडी, पूरा एबीसीडी आ जाएगा। यस राहुल, वेरी गुड। है ना, ये वाला क्षेत्रफल प्लस ये वाला क्षेत्रफल, ए आर क्यू डी ये वाला क्षेत्रफल, आर बी सी क्यू ये वाला क्षेत्रफल। इनको जोड़ने पर क्या आ गया? ए बी सी डी। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा? क्षेत्रफल ए बी सी डी। ये चीज क्लियर हुई सभी को? बताओ, यहां तक कोई डाउट हो तो? अभी हमारा सिद्ध नहीं हुआ है, सिद्ध तो हमें किसके बराबर करना है? इसके बराबर करना है ना। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा कर देता हूं छोटा। हाँ, और छोटा कर लेते हैं। दिख रहा है सभी को? जल्दी बताओ, ये दिख रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है क्या? छोटा तो नहीं दिख रहा ज्यादा? ठीक दिख रहा है सभी को? हाँ, ये मैंने छोटा इसलिए किया है क्योंकि मुझे आपको एक चीज दिखानी है। एक डब्बा तो ये वाला देखो और एक डब्बा देखो ये वाला। इन दोनों को ध्यान से देखो। देखना क्या है? क्षेत्रफल एपीबी प्लस क्षेत्रफल पीसीडी किसके बराबर है? 1/2 गुणा क्षेत्रफल एबीसीडी। और क्षेत्रफल एपीडी प्लस क्षेत्रफल पीबीसी किसके बराबर है? 1/2 गुणा क्षेत्रफल एबीसीडी। यानी ये भी 1/2 गुणा क्षेत्रफल एबीसीडी के बराबर है और ये भी 1/2 गुणा क्षेत्रफल एबीसीडी के बराबर है। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर x बराबर 5 है और y बराबर भी 5 है, तो क्या x बराबर y होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? जल्दी बताइए। अगर x भी 5 है, y भी 5 है, तो x बराबर y होंगे या नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि x भी 5 है, y भी 5 है, तो सर x और y तो बराबर होंगे ही। जल्दी से बताओ, ये चीज सभी को क्लियर है जो मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं? जल्दी से सभी लोग y टाइप करके बताएं मुझे चैट बॉक्स में। तो ठीक इसी प्रकार जब ये भी 1/2 गुणा क्षेत्रफल एबीसीडी के बराबर है और ये वाला हिस्सा भी 1/2 गुणा क्षेत्रफल एबीसीडी के बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी यहां से मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा यहां से क्षेत्रफल एपीडी प्लस क्षेत्रफल पीबीसी बराबर, इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा? क्षेत्रफल एपीबी प्लस क्षेत्रफल पीसीडी। आया समझ में? और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। यही हमें प्रूव करना था। बताइए जल्दी से, क्लियर हुई ये चीज सभी को? ये चीज सभी को क्लियर हुई? ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए। ये पूरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पहला पार्ट है ऊपर और दूसरा पार्ट है नीचे। तो बताइए कोई डाउट किसी को? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए ठीक है, वेरी गुड।
अगला सवाल क्या कहता है? अगले सवाल पर जाने से पहले, क्वेश्चन नंबर 5 पर जाने से पहले, आपको याद है मैंने एक चीज आपको बताई थी जब आपकी पहली क्लास हुई थी इस चैप्टर की। वो मैंने क्या बताई थी? मैंने आपको बताया था कि मान लो कोई समांतर चतुर्भुज है। मान लो कोई क्या है? समांतर चतुर्भुज है इस तरीके से। आपको याद होगा प्रमेय 9.1 आपकी बुक की, वही बताने वाला हूं मैं। ये मैंने आपको बताई थी। और इसके अंदर एक और चतुर्भुज है इस तरीके से। ठीक है। एक चतुर्भुज है येलो कलर का, जिसका नाम मैं दे देता हूं ए बी सी डी। एक चतुर्भुज है व्हाइट कलर का, जिसका नाम मैं दे देता हूं पी क्यू सी डी। आपको दोनों चतुर्भुज दिख रहे हैं? एक चतुर्भुज येलो कलर का, एक चतुर्भुज व्हाइट कलर का। जल्दी बताइए। ठीक है। इन दोनों चतुर्भुज के आधार डीसी हैं। इन दोनों चतुर्भुज का आधार क्या है? डीसी है ना? येलो वाले चतुर्भुज का भी आधार डीसी है और व्हाइट वाले चतुर्भुज का भी आधार डीसी है, यानी इनके आधार बराबर हैं। और अब इनके अगर आप शीर्ष देखो, ए बी सी डी के शीर्ष ए और बी, पी क्यू आर एस के शीर्ष पी और क्यू, एक ही रेखा में है। एक ही रेखा में है ये। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये दोनों चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो आप याद करो प्रमेय 9.1 आपको बताई थी, जिसमें कहा गया था कि जब दो चतुर्भुज हों, दो समांतर चतुर्भुज जिनके आधार बराबर हो, सेम हो, और अगर वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो, तो उनके क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल ए बी सी डी बराबर होता है क्षेत्रफल पी क्यू सी डी के। यानी येलो वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा व्हाइट वाले चतुर्भुज के। याद आया? अपनी बुक में देखो प्रमेय 9.1, उस प्रमेय में यही कहा गया है कि जब दो चतुर्भुज हैं, दो समांतर चतुर्भुज हैं, उनके आधार अगर बराबर हैं और वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो वो क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। यानी जो येलो वाला है ए बी सी डी, उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? व्हाइट वाले के, यानी पी क्यू सी डी के। ये बात अगर सबको समझ में आ गई है तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। बताइए, सबको समझ में आ गई है ये चीज? जल्दी से सभी लोग, अगर समझ में आ गई तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आकृति 9.17 में पी क्यू आर एस और ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज है। तो मैं बना लेता हूं पहले इनको। ठीक है। एक कौन सा है? पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस ये रहा। है ना? थोड़ा इधर बना लेते हैं इस तरीके से। ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? ए बी आर एस। तो ए बी आर एस अगर आप ध्यान से देखो, वो इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे। इस तरीके से। ठीक है। तो ये दो समांतर चतुर्भुज है। अभी मैं अंदर का त्रिभुज नहीं बना रहा हूं, अभी बस आप इसको देखो। इसका नाम क्या है? पी क्यू। जो येलो वाला है उसका नाम है पी क्यू आर एस। जो व्हाइट वाला है उसका नाम है ए बी आर एस। तो बताओ इन दोनों का आधार क्या है? दो चतुर्भुज हैं पी क्यू आर एस और ए बी आर एस, दोनों के आधार क्या है? दोनों के आधार क्या है बताइए। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। एस आर। एस आर, वेरी गुड। ठीक है। तो आप यहां पर देखो, एस आर जो है वो व्हाइट वाले में भी आ रहा है और एस आर जो है वो येलो वाले में भी आ रहा है। तो इनके आधार बराबर हैं, जो कि एस आर है। क्या ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है? वो कैसे चेक करोगे? इनके शीर्ष, सबके शीर्ष एक ही रेखा में। सारे शीर्ष क्या हैं? एक ही रेखा के अंदर हैं।
तो ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, ठीक है। और जब भी ऐसा होता है तो आपको पता है उनके जो समांतर चतुर्भुज हैं उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं यहां ऐसे लिखूंगा, प्रमेय 9.1 से क्या एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच आने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। ये क्या है, आपकी प्रमेय 9.1 है। तो इस प्रमेय के हिसाब से आप सीधा सीधा क्या कह सकते हो कि जो येलो वाला चतुर्भुज है क्या है, इसीलिए क्षेत्रफल पी क्यू आर एस बराबर क्षेत्रफल ए बी आर एस। यानी येलो वाला जो आपका चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, व्हाइट वाले चतुर्भुज के। और यही पहला आपका पॉइंट है, ये आपने प्रूव कर दिया है। पहला जो इसका पहला पार्ट यही है ना, एरिया पी क्यू आर एस बराबर एरिया ए बी आर एस, तो ये सिद्ध हो तो गया। क्यों हुआ, रीजन हमने लिख दिया है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच आने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो पीले वाला यानी येलो वाला चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, सफेद वाले यानी व्हाइट वाले के ए बी आर एस के। समझ में आया पहला पार्ट। पहला पार्ट सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, सॉरी सॉल्यूशन नॉट क्वेश्चन। सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है, आपको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। फिर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी अब हम बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसका सेकंड वाला हिस्सा आप देखो। सेकंड वाले हिस्से में एक ट्राइंगल भी है ना। मैंने ये बस चतुर्भुज बनाए थे, इसके अंदर का भी ट्राइंगल बनाया नहीं था, अब मैं उस ट्राइंगल को भी बना रहा हूं। तो ट्राइंगल कैसा है, ट्राइंगल यानी त्रिभुज किस प्रकार का है, ऐसे बन रहा है। यहां से दोबारा से बना लेते हैं। यहां से एक लाइन खींची है यहां पर, और यहां से एक लाइन खींची है यहां पर, और ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप व्हाइट वाला चतुर्भुज यानी ए बी आर एस को देखो सिर्फ, है ना। जो येलो वाला है उसको भूल जाओ, आप ए बी आर एस को देखो। ए बी आर एस, ए बी आर एस, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ए बी आर एस के अंदर एक त्रिभुज है। अच्छा, इसका नाम एक्स, यहां पर एक्स लिख देते हैं, ये एक्स लिख दो। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, आपको देखना है ए बी आर एस, इस चतुर्भुज को देखो, व्हाइट वाले को, व्हाइट वाले चतुर्भुज को देखो। इसके अंदर क्या है, एक त्रिभुज आ रहा है, त्रिभुज का नाम क्या है, ए एक्स एस। जल्दी से बताइए, सभी को दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। एक त्रिभुज है ए एक्स एस, किसके अंदर आ रहा है, चतुर्भुज ए बी आर एस के। तो क्या मैं इसको सेकंड वाले पार्ट को ऐसे लिख दूं, कैसे, के क्षेत्रफल ए एक्स एस बराबर होगा 1/2 गुणा क्षेत्रफल ए बी आर एस। बताइए क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है। जब किसी चतुर्भुज के अंदर, समांतर चतुर्भुज के अंदर कोई त्रिभुज बनता है जिनके आधार एक जैसे हों, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा हो जाता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। तो त्रिभुज ए एक्स एस का क्षेत्रफल आधा हो गया किसका, ए बी आर एस के। ये चीज आपको समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। और अभी अभी हमने सिद्ध किया कि ए बी आर एस का क्षेत्रफल किसके बराबर है, ए बी आर एस का क्षेत्रफल किसके बराबर है, पी क्यू आर एस के। ए बी आर एस का क्षेत्रफल किसके बराबर है, पी क्यू आर एस के। अभी तो सिद्ध किया पहले पार्ट में, तो मैं यहाँ ए बी आर एस की जगह क्या लिख दूंगा, पी क्यू आर एस। तो क्षेत्रफल ए एक्स एस बराबर 1/2 गुणा क्षेत्रफल, क्या था यहाँ पर, पी क्यू आर एस था ना, देख लेते हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है।
पी क्यू आर एस, और यही हमारा सेकंड पार्ट था। तो बताओ समझ में आ गए दोनों हिस्से इस क्वेश्चन के? जल्दी से बताइए सभी लोग। ये आपकी स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन इस प्रकार है। ये पहला पार्ट, प्रमेय एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच आने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो इनके क्षेत्रफल बराबर कर दिए। दूसरे पार्ट में ए बी आर एस के अंदर एक त्रिभुज बना था ए एक्सएस, तो ए एक्सएस का जो क्षेत्रफल है वो आधा हो गया ए बी आर एस का, और ए बी आर एस का क्षेत्रफल बराबर था पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल के, तो ए बी आर एस की जगह हमने पी क्यू आर एस रख दिया। दोबारा सुन लो शिवा, पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, ए ए बी आर एस एक चतुर्भुज है। एक तो देखो आप ना शिवा, क्लास छोड़ो, बीच में छोड़ के मत जाया करो। अगर बीच में क्लास छोड़ोगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है? पी क्यू आर एस और ए बी आर एस, ये दोनों चतुर्भुज हैं, दोनों का आधार समान है, और दोनों चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। जब भी ऐसा होता है तो प्रमेय है ये 9.1 जो पहली क्लास में पढ़ाई थी, कि जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में कोई चतुर्भुज बनते हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो इसीलिए पी क्यू आर एस का और ए बी आर एस के क्षेत्रफल बराबर हो गए, क्योंकि इनके आधार बराबर हैं और ये दोनों चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं। दूसरा स्टेप ये है कि अगर आप ए बी आर एस को देखो, चतुर्भुज ए बी आर एस को, उसके अंदर एक त्रिभुज है ए एक्स एस, व्हाइट वाला जो चतुर्भुज है उसके अंदर क्या है, एक त्रिभुज है ए एक्स एस। तो इस त्रिभुज ए एक्स एस का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा 1/2 गुना ए बी आर एस, है ना? जब किसी समांतर चतुर्भुज के अंदर कोई त्रिभुज बनता है जिनका आधार बराबर हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा हो जाता है चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, तो वो यहां पर लिखते हैं। अब ए बी आर एस का क्षेत्रफल किसके बराबर है? पी क्यू आर एस के। पहले पार्ट में हमने किया तो हमने ए बी आर एस की जगह पी क्यू आर एस लिख दिया, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो एक फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। एक और क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करेंगे, करिए। बहुत आसान है। एक किसान के पास एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के रूप में एक खेत था। उसने आर एस पर स्थित कोई बिंदु ए लिया और उसे पी और क्यू से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है, इन भागों का आकार क्या है, और किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, तो वह ऐसा कैसे करे? बताइए कैसे करोगे? 2 मिनट है आपके पास, करिए। पहले बताइए कि खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, खेत कितने भागों में विभाजित हो गया? अपनी कॉपी में नोटबुक में करिए, मैं नोटबुक देखूंगा। ठीक है, ऐसे ही आंसर नहीं करना है, पीछे से आंसर देख के करो तब तो। नोटबुक में सॉल्व करिए सभी लोग। किसी का आंसर आया? हैंड रेज कर दो जिनका आंसर आ चुका है। जिनका आंसर आ चुका है हैंड रेज कर दीजिए। किसी का नहीं आया? चैट बॉक्स में बता दो खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है। चलो देखो भाई, अगर करना चाहो तो इतना मुश्किल नहीं है ये, करना चाहो तो। ठीक है, एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के रूप में एक खेत था। ठीक है, तो पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज नहीं बना सकते आप? बना दो। इस तरीके से पी क्यू आर एस के रूप में क्या था, एक समांतर चतुर्भुज के रूप में एक खेत था। इसका नाम क्या है? पी क्यू आर
एस। ये चीज क्लियर सभी को? बताइए, इसमें मैंने कुछ ज्यादा बड़ा काम कर दिया क्या? कुछ ऐसा मैंने कर दिया जो समझ में ना आया हो? ठीक है। उसके बाद क्या है, आर एस पर स्थित कोई बिंदु ए लिया, तो आर एस कहां है, यहां पर है, इस पर कोई बिंदु ए ले लिया। फिर क्या किया, उसे पी और क्यू से मिला दिया, तो पी से इसको मिला दिया, क्यू से इसको मिला दिया। आपको बताना है कि खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है, तो आप बता नहीं सकते कितने भागों में हो गया विभाजित, बताओ कितने भागों में हुआ है विभाजित खेत। ओके, महेंद्र ने बोला है 3। बाकी लोग बताइए कितने भागों में विभाजित हो गया है खेत? 3 में हो गया ना? अरे 3 में हो गया ना, देखो कैसे हो गया 3 में, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है? 3 भागों में। ठीक है। इसके बाद उनके आकार क्या है? तीनों भागों के आधार क्या, सॉरी आधार क्या है, आकार क्या है? ये जो तीनों भाग हैं इनके आकार क्या है, किस आकार में विभाजित हुए हैं? त्रिभुज। त्रिभुज। ठीक है। तो इनका आकार क्या है? तीनों त्रिभुज है। त्रिभुज है ना तीनों, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, और ये भी एक त्रिभुज है। ये चीज क्लियर हुई सभी को, है ना? पी एस आर ए एक त्रिभुज है, पी एस ए एक त्रिभुज है, पी ए क्यू एक त्रिभुज है, क्यू ए आर एक त्रिभुज है। तो ये तीनों का आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। चलो नेक्स्ट, वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, वह ऐसा कैसे करे? बताओ कैसे करे भाई ऐसा, ये तो बड़ी समस्या आ गई। 3 भाग हैं और बराबर बराबर मतलब भागों में बांट बोना चाहते हैं दाल और गेहूं को, और भाग 3 है, 4 होते तो हम 2 2 में कर देते, फिर 3 भाग हो गए, कैसे बोएगी किसान? बताओ, सोचो। सोचिए, कुछ आया आइडिया कैसे बोओगे आधे आधे भागों में? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1/2 गुना एरिया पी क्यू आर एस, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? आप अगर ध्यान से देखो, ये एक समांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, उसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, और जब किसी समांतर चतुर्भुज के अंदर कोई त्रिभुज बनता है जिनका आधार एक जैसा हो और वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा हो जाता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, यानी एरिया यानी क्षेत्रफल पी ए क्यू आधा हो गया। यानी हमें इस बात से ये पता चल गया कि ये जो क्षेत्रफल है ये आधा है, पूरे खेत का आधा क्षेत्रफल ये है। ये बात सही है ना? ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब यही तो है कि पूरा खेत क्या था, पी क्यू आर एस, उसका आधा क्षेत्रफल क्या है, ये पी ए क्यू। तो ये जो पी ए क्यू है ये पूरे खेत का आधा क्षेत्रफल है, तो इसमें बो दो गेहूं, इसमें बो दो गेहूं, और बाकी कितना बचा? आधा ये है तो बाकी कितना बचा? आधा ये बचा, इन दोनों को मिला के, तो इन दोनों में बो दो दाल। आई बात समझ में? आधा तो ये था, आधा तो ये था, है ना? कलर मुझसे बचपन में भी नहीं होते थे ड्राइंग में, कोशिश कर रहा हूँ मैं। आधा तो ये था, ठीक है, हो गए, चलो बाहर ना निकल। इसमें क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होता है, तो आधा तो हिस्सा ये है, ये वाला, ठीक है, इसमें वो दो गेहूं, और बाकी जो बचा वो आधा बचा, और उसमें वो दो दाल। तो समझ में आया सभी को? बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है? कोई डाउट है तो पूछ। तो इसके साथ ही आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है, और क्योंकि हमारे पास समय बचा हुआ है तो अब हम पढ़ लेते हैं एक बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है चैप्टर 3 आपकी बुक का, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे, तो इन 15 मिनट्स में मैं आपको इतनी निर्देशांक ज्यामिति तो पढ़ा ही दूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन आए तो कर लो। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली बात, निर्देशांक ज्यामिति का यूज क्या है?
है ना। पहला सवाल ये है कि सर पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं कि निर्देशांक, जैसे रेखा गणित हम किस लिए पढ़ते हैं? रेखाओं के बारे में जानने के लिए। अंक गणित किस लिए पढ़ते हैं? अंकों के बारे में जानने के लिए। बीज गणित किस लिए पढ़ते हैं? चर के बारे में जानने के लिए। निर्देशांक ज्यामिति हम पढ़ते हैं बिंदु के बारे में जानने के लिए, बिंदु की स्थिति जानने के लिए, है ना। एक पॉइंट की क्या लोकेशन है, एक पॉइंट की क्या लोकेशन है, उसकी स्टडी करने के लिए हम पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति। पहली बात, ये चीज सबको क्लियर हुई? निर्देशांक ज्यामिति क्यों पढ़ते हैं? एक बिंदु की स्थिति यानी एक पॉइंट की लोकेशन जानने के लिए, कि एक पॉइंट कहां पर है उसको जानने के लिए हम पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब इसमें है क्या क्या? सबसे पहली चीज, इसमें दो अक्ष होते हैं, इसमें दो अक्ष होते हैं। अब मैं आपको ना मेन मेन चीज बता रहा हूं, बिल्कुल डीप में ना बताकर मेन मेन चीज। इसमें दो अक्ष होते हैं। जो क्षैतिज अक्ष होता है, जो क्षैतिज रेखा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है यानी ये वाली, इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। इसको हम क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ठीक है, जहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं वो होता है मूल बिंदु या ओरिजिन। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर हुई? जल्दी बताओ, ये बात सभी को क्लियर हुई? इसमें क्या क्या होते हैं निर्देशांक ज्यामिति में? एक एक्स अक्ष होता है, जो ये वाली रेखा है, ऑरेंज कलर की जो है इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, ब्लू कलर की जो है उसको वाई अक्ष बोलते हैं, और जहां ये एक दूसरे को काट रही है उसको मूल बिंदु कहते हैं। और ध्यान से सुनना, इस पूरे को हम कहते हैं कार्तीय तल। क्या कहते हैं? कार्तीय तल या निर्देशांक तल या एक्स वाई तल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कार्तीय तल क्या होता है, तो आप बोलोगे कि कार्तीय तल सर वो होता है जिसमें एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, और जहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। ये चीज क्लियर हुई सभी को? जल्दी बताओ, ये यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद बात आती है, अच्छा उसी में बता देता हूं क्योंकि फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, है ना। तो वो देख लेते हैं। हालांकि आपको पता होगा लेकिन मैं रिवाइज करा देता हूं सारी चीजें, जिससे आपको कुछ फायदा हो। तो देखो, इस पर संख्याएं लिखते कैसे हैं? यहां पर आता है जीरो, यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, इसको हम बोलते हैं धनात्मक एक्स अक्ष। इसको हम क्या बोलते हैं? धनात्मक एक्स अक्ष। इधर आती है माइनस वाली संख्या है, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच। इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक एक्स अक्ष। ऋणात्मक एक्स अक्ष। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ऊपर आती है प्लस में एक, दो, तीन, चार, पांच। इसको हम बोलते हैं धनात्मक वाई अक्ष। धनात्मक वाई अक्ष। और नीचे आते हैं माइनस वाली संख्या है, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार। इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक वाई अक्ष। ठीक है, इस पर धनात्मक संख्याएं थी, इस पर धनात्मक संख्याएं थी तो इसको धनात्मक एक्स अक्ष बोला। इस पर ऋणात्मक संख्याएं थी तो इसको ऋणात्मक एक्स अक्ष बोला। इस पर सारी धनात्मक संख्याएं तो धनात्मक वाई अक्ष। इस पर सारी ऋणात्मक संख्या तो ऋणात्मक वाई अक्ष। क्लियर यहां तक? ठीक है, बताइए। ओके, और जहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं, ये आपको बता ही चुका हूं, उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। बताइए, ये चीज क्लियर है सभी को? जल्दी से, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चतुर्थांश, है ना। चतुर्थांश पर आते हैं हम। तो कितने होते हैं इसमें चतुर्थांश? चार चतुर्थांश होते हैं। कितने चतुर्थांश होते हैं? चार चतुर्थांश। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। चतुर्थांश कौन कौन से होते हैं? चतुर्थांश का मतलब
4 टुकड़े, और वो टुकड़े कौन कौन से हैं ये भी जानना जरूरी है। तो देखो, इसके कितने, ये कार्तीय तल है हमारा, है ना। इसके कितने टुकड़े हैं 4 टुकड़े। पहला ये, इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, यानी घड़ी की सुई जैसे चलती है ना, उसके विपरीत दिशा में चलना है। घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, ऐसे करके आपको विपरीत चलना है, मतलब ऐसे चलना है। तो पहले प्रथम आया, फिर द्वितीय आया, फिर क्या आएगा, तृतीय चतुर्थांश, फिर क्या आएगा, तृतीय चतुर्थांश, और फिर क्या आएगा लास्ट में, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो आप इनको बदल नहीं सकते, ऐसा नहीं प्रथम को द्वितीय बना दो, द्वितीय को तृतीय बना दो। ठीक है, तो प्रथम यहां से शुरू होगा, फिर आएगा द्वितीय, फिर आएगा तृतीय, और फिर आएगा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो 4 चतुर्थांश होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक बिंदु को कैसे लोकेट करते हैं। अच्छा, बिंदु को लोकेट करने से पहले अगर मैं कहूं, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो चीज मैं बताने वाला हूं, कि जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है ना, ये बहुत घमंडी होते हैं। ये जो एक्स अक्ष है और ये जो वाई अक्ष है, ये बहुत घमंडी होते हैं। घमंडी क्यों होते हैं, सुनो ध्यान से। घमंडी ये इसलिए होते हैं क्योंकि एक्स अक्ष, यानी एक्स अक्ष मतलब ये पूरी लाइन, इस पूरी लाइन पर एक्स अक्ष सिर्फ अपनी संख्याएं रखता है। एक्स अक्ष इस पूरी लाइन पर सिर्फ अपनी संख्याएं रखता है, यानी मैं कह सकता हूं कि एक्स अक्ष पर जो वाई है वो 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई बराबर 0 होता है। ऐसे ही वाई बहुत घमंडी है, ये वाई अक्ष है पूरी, ये इस पूरे अक्ष के हर बिंदु पर सिर्फ अपने संख्याएं रखता है, सिर्फ अपनी संख्याएं रखता है, यानी वाई अक्ष पर जो एक्स है वो 0 होता है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष बोलेगा मैं तो एक्स हूं, उस पर मैं वाई को क्यों रखूं, तो वाई 0। वाई अक्ष है ना, वाई बोलेगा मैं तो वाई हूं, इसको एक्स के नंबर मैं क्यों रखूं उस पर, तो एक्स को भी वो 0 मानता है। तो ये बात सबको क्लियर है, एक्स अक्ष पर वाई 0 और वाई अक्ष पर एक्स 0। क्यों, क्योंकि एक्स एक्स अक्ष की है, वाई वाई अक्ष की है, बाकी सबको वो 0 कर देता है। जल्दी से बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को, ये चीज सभी को क्लियर हुई, बताइए। फिर मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाता हूं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 2 3 4, यहां लिखा मैंने -1 -2 -3 -4, यहां मैंने लिखा 1 2 3। ठीक है, और मैं कह रहा हूं ये बिंदु ए है, और मैं कहूं बिंदु ए के निर्देशांक लिखो क्या होंगे, इस बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे, तो बताओ कैसे लिखोगे। निर्देशांक कैसे लिखते हैं, पहले लगाओगे कोमा। आप ये देखो, ये कौन सी अक्ष है, ये बिंदु ए किस पर आ रहा है, बिंदु ए किस पर आ रहा है, एक्स अक्ष के ऊपर आ रहा है। ठीक, ये बिंदु ए कहां आ रहा है, ठीक है एक्स अक्ष के ऊपर आ रहा है। तो मैंने बताया एक्स अक्ष के ऊपर क्या वाई 0 होता है, क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष है ये, इसके ऊपर सिर्फ एक्स के लिए आती है संख्या, ये सारी एक्स की हैं, 4 3 2 1, ये सब क्या है, एक्स है। इस पर वाई क्या है, 0 है। तो ये बात आपको पता होगी, पहले हम एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, तो वाई क्या है, 0 है, तो वाई की जगह लिख दो 0। और एक्स क्या है, एक्स क्या है, 3, एक्स क्या है 3, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, 3,0। ये बात सबको समझ में आई। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर मैं मानूं ये है एक बिंदु बी, मैं कहूं बी के निर्देशांक लिखो, तो अब देखो बी कहां पर है, वाई पर है, बी कहां पर है, वाई के ठीक ऊपर है। और मैंने बताया वाई के ठीक ऊपर जितने भी बिंदु हैं सब वाई के ही हैं, यानी यहां पर एक्स क्या है, सब 0 है, वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, एक ब्रैकेट लगाओ, पहले क्या लिखते हैं एक्स, और वाई अक्ष पर एक्स क्या होगा 0, तो 0 कोमा, और वाई क्या है 2, तो ये हो गया 0,2। बताओ, ये पॉइंट्स आपको समझ में आए, अगर समझ में आ गए हैं तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो इस 3,0 में 3 को हम कहते हैं भुज, और 0 को हम कहते हैं कोटि। ठीक इसी प्रकार इसमें 0 को बोलेंगे भुज और 2 को बोलेंगे कोटि।
बताइए, समझ आया कैसे हम निर्देशांकों को दर्शाते हैं? ठीक है, तो ये तो मैंने आपको वो वाले क्वेश्चन बताए जिसमें जीरो आ जाए। ठीक है, अगर आपको 3,0 दर्शाना है तो मतलब आपको एक्स अक्ष, जीरो क्या है, वाई है ना, तो एक्स अक्ष पर बस 3 दिखा दो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आपके सामने क्वेश्चन ये आ जाए कि 0,-5 को दर्शाओ, 0,5 को कार्तीय तल पर दर्शाओ, कार्तीय तल पर दर्शाइए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे? सिंपल, आप बनाओगे कार्तीय तल, है ना। अब आप ये देखो, एक मिनट, यहां पर लिखो 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, है ना, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अच्छा, 5 की जगह चलो 2 कर लो, है ना, 5 को भी ऐसे दर्शाओगे जैसे 2 को दर्शा रहे, क्योंकि जगह नीचे है नहीं ना। -2 कर लेता हूं मैं। ठीक है, आपको किसको दर्शाना है? 0,-2 को मान लो, तो कैसे दर्शाओगे? देखो, कुछ नहीं करना, आप ये देखो यहां पर, ये जीरो क्या है? एक्स है। एक्स जीरो कहां पर होता है? एक्स जीरो कहां पर होता है? वाई पर। एक्स जीरो कहां पर होता है? मैंने बताया ना अभी पिछले उसमें कि एक्स कहां पर जीरो होता है? वाई, वाई के ऊपर सब वाई होते हैं, एक्स जीरो होता है। तो यहां पर हमें एक्स जो है, जो पहले लिखा होता है वो एक्स होता है, एक्स जीरो है। और एक्स जीरो कहां पर होता है? वाई पर। वाई कहां है? ये रही। उसके बाद वाई कितना है? -2, तो आप सीधा -2 के पास जाओ और -2 पर लगा दो डॉट इस तरीके से, और ये बिंदु हो जाएगा आपका क्या? 0,-2। समझ में आया? बताओ, समझ में आया? है ना, ये सब तो आप कर लोगे ना। 2,5 को कैसे दर्शाते हैं, है ना, चलो ये भी मैं बता दूंगा। पहले ये बताओ, ये समझ में आया? अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, 0,-2, ठीक है, मान लो मैं कहूं 4,0 को दर्शाओ, 4,0 को कार्तीय तल पर दर्शाओ, तो कैसे दर्शाओगे? आप देखोगे कि 4 क्या है? एक्स है, यानी एक्स अक्ष पर कितना चलना है? 4। और वाई क्या है? 0। और वाई 0 कहां होता है? एक्स पर। एक्स ये है, तो इस पर वाई 0 होता है, तो इस पर कहीं होगा। और एक्स कितना है? 4, तो सिर्फ 4 ही वो पॉइंट होगा। इसको मैं कह दूंगा 4,0। समझ में आया? जल्दी बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो कर लोगे? ठीक है, चलो, बहुत अच्छे। स्कोर देख लेते हैं, एक टाइप का और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं कहूं 2,-3 को संख्या रेखा पर, संख्या रेखा नहीं, सॉरी, कार्तीय तल पर दर्शाओ, कार्तीय तल पर दर्शाइए, तो कैसे दर्शाओगे? कार्तीय तल बनाओगे, ठीक है, इसमें लिखोगे यहां पर, मान लो 1, 2, 3, इधर लिखोगे -1, -2, -3। ठीक है, ये आपने कार्तीय तल बना दिया इस तरीके से। और ऊपर भी आप 1, 2, -1, -2, किसको दर्शाना है? 2,3 को। तो कैसे दर्शाओगे? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मैं कैसे दर्शाऊंगा, जिनको नहीं आता प्लीज। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। पहले एक्स लिखा होता है, फिर वाई लिखा होता है। तो एक्स पे कितना चलना है? एक्स पे कितना चलना है? 2। तो आप क्या करो, एक्स की तरफ चलो, 2 तक जाओ, 2 पर आ गए, 2 पर आ गए। उसके बाद वाई पर कितना चलना है? -3। वाई अक्ष ये है, -3 का है, नीचे होगा। फिर आप यहीं से क्या करोगे? -3 की तरफ चल दोगे, और जहां -3 है वहां रुक जाओगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा जहां पर ये मिल रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? 2,-3। समझ में आया? समझ में आया सभी को? ठीक है, अगर आप और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो और अच्छे से समझ में आएंगे। और सबसे अच्छा, आप ये रिकॉर्डिंग, जब जब आप ये एक्सरसाइज करने बैठो, आपको वो जीरो वाला कॉन्सेप्ट या ये वाला कॉन्सेप्ट करना हो, आप सिंपल रिकॉर्डिंग ऑन करना और इसको देख लेना। ठीक है, या एक क्वेश्चन और कराऊं? बताओ, एक क्वेश्चन और समझाऊं क्या ऐसा, या कर लोगे? चलो एक और बता देते हैं। 2,3 को कैसे दर्शाएंगे? 2, अच्छा, इसको और बता देता हूं, फिर खत्म करते हैं। 2,3 के लिए आपको सिंपल क्या करना है? पहले 1, 2, पहले आपको कार्तीय तल बना लो, उस पर संख्याएं लिख लो सिंपल। 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, -1, -2। सबसे पहले क्या है? 2, है ना, सबसे पहले क्या है? 2, यानी पहले क्या लिखा होता है? एक्स।
फिर क्या लिखा होता है y। तो x पे कितना चलना है 2, तो 2 चल दो, चल दिए 2, ठीक है, कितना चल दो 2 चल दो, ये देखो 2 तक आ गए, 2 तक आ गए, उसके बाद कितना चलना है 3, कहां पर y अक्ष पर, y अक्ष क्या है ये रहा, इस पर 3 ऊपर है तो ऊपर की तरफ चल दो, और ये जो पॉइंट होगा इसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे 2,3। इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ओके क्लियर, ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा क्लास में, सीखने को मिला होगा, ठीक है। चलिए अब जिनको डाउट्स आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए।